गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है joomitra.com पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20-21 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। कुछ 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रोज हमारा करंट अफेयर आता है, इसलिए रेगुलरली अपडेट रहें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास में हर वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरण का देहांत हुआ है? तो मित्रों, 21 मई को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी। 9 जनवरी 1927 को 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ टिहरी गढ़वाल के अंदर। और 21 मई 2021 को इनका देहांत हुआ 94 साल की उम्र के अंदर। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1973 के अंदर 1973 के अंदर ये शुरू किया गया था वनों की कटाई को रोकने के लिए। यानी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उस हिस्से के अंदर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वनों की कटाई रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया। महिलाओं ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जो सुंदरलाल बहुगुणा जी और इनके साथी यानी चंडी प्रसाद भट्ट वगैरह आदि ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वनों की कटाई पे 15 साल की रोक लगाई। उसके बाद में 1980 में वन संरक्षण कानून लाया गया, वन विभाग बनाया गया और इनके प्रयासों को सफलता दी गई। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो योगदान है वो टिहरी आंदोलन में है। टिहरी के अंदर जो बांध बनाया गया था उसके लिए विरोध के अंदर भी उस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अच्छा खासा योगदान दिया था। 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 1986 में इनको राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया। 1986 में इनको जमनालाल अवार्ड दिया गया और 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके जो साथी थे चमन चंडी प्रसाद जी, उनको 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चिपको आंदोलन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसी प्रकार का आंदोलन एक राजस्थान में भी हो चुका और उसी के लिए राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? मित्रों, विश्व जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1999 में इसको स्वीकार किया गया और उसके बाद में 22 मई को हर साल जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की जो लोगों में जागरूकता हो उसके अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के अलावा। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ और दिवस भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे ओजोन डे। ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये आप जानते हैं कि ओजोन में एक अच्छा खासा डिप्रेशन हुआ है और उसको अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी गैसें उनको खराब करती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, उसके लिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी डे, अर्थ डे भी मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। तो ये दिवस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैव विविधता दिवस 22 मई, ओजोन डे 16 सितंबर और अर्थ डे 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है 21 मई को। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, जिनका देहांत 1951 में एक बम विस्फोट में कर दिया गया। तमिलनाडु के अंदर चुनाव प्रचार कर रखे थे पोरबंदर के अंदर, उस वक्त उनका बम विस्फोट से उनका हत्या कर दी गई थी लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा। तो इसके बाद में उनको एक तरीके से मानवता का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि को यह दिवस मनाया जाता है। 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी FAO, ठीक है, FAO ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन की संस्था है, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 2005 से। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कितने संभावित स्थल जोड़े गए? मित्रों, यूनेस्को पूरे विश्व के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज स्थान हैं, उनको संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो उसमें भारत के भी हाल ही में 6 संभावित स्थल, 6 संभावित स्थल का मतलब क्या है कि ये संभावित स्थल अगले 1 साल तक उस लिस्ट में रहेंगे। अगर कोई इसमें से परमानेंट होता है तो इस लिस्ट से निकाल के उसको परमानेंट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? तो वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, सैन्य वास्तुकला मतलब जो महाराष्ट्र में किले हैं, 500 से ज्यादा किले हैं,
तो एक सैन्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, उसको इसमें शामिल किया गया है। हीरेबैंकल मैथालिथिक साइट जो है कर्नाटका में, उसमें इसमें शामिल किया गया है। और नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट, लेमता घाट भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आप नर्मदा घाटी के पास में इन चीज़ों को देखोगे तो वो मतलब ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इन सभी स्थानों को इसमें शामिल किया गया है और ये अगले 1 साल तक इस लिस्ट में रहने वाले हैं। मित्रों, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की संस्था है। 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1945 की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस के अंदर है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे विश्व में जो ऐतिहासिक स्थल हैं, संरक्षण, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनका संरक्षण ये करती है, यूनेस्को की लिस्ट में अपनी एक लिस्ट बना के उसमें डाल देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? मित्रों, हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी डे माप विज्ञान का साइंस है, मतलब माप विज्ञान का साइंस है। इसके लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 20 मई 1875, 20 मई 1875 से ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ये पहली कॉन्फ्रेंस इसकी आयोजित की गई थी। तब से वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का जो ऑफिस है वो फ्रांस के अंदर स्थित है। फ्रांस के क्लाउड्स एंड क्लाउड्स के अंदर इसका ऑफिस स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल पर पहुंचने वाला चीन के रोवर का नाम क्या है? हाल ही में जो चाइना का एक मंगल मिशन तियानवेन-1, उसके साथ एक रोवर साथ गया था। उस रोवर को चंद्रमा मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी गई है। इसका नाम था जुरोंग। जो जुरोंग है, वो जो देख पा रहे हैं, ये जुरोंग है जहां से उसकी लैंडिंग करवाई गई है। जुरोंग तियानवेन-1 जिसको लॉन्च किया गया था उस जुलाई 2020 के अंदर, उसके साथ साथ इसको भेजा गया था। अभी फरवरी 2021 में इस तियानवेन-1 ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया कर। अब मई 2021 में इस रोवर को लैंड करवा दिया गया है मंगल की सतह पर। ये एक जो चाइना का पहला मिशन है जिसके अंदर इस सतह को लॉन्च किया गया। अब विश्व में से 3 देश हो चुके हैं चाइना के अलावा, यानी सोवियत संघ और यूएसए, 3 देश हैं जिन्होंने मंगल पे अपना रोवर लैंड कराया है। आप जानते हैं कि जो यूएसए का एक मिशन है परसेवरेंस मिशन, जिसका रोवर भी लैंड कराया गया था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, पिछले साल उसको भी भेजा गया था। तो अब 3 यहाँ पे 2 रोवर हो चुके हैं। एक रोवर है जो परसेवरेंस रोवर है वो यूएसए का है। अब ये जो जुरोंग रोवर है वो चाइना का है जिसको लैंड कराया गया है। ये द हिंदू की जो रिपोर्ट है वो छपी है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3rd कंट्री हो चुकी है जिसने ये टारगेट अचीव किया है। भारत का मंगलयान भी इसमें गया है, लेकिन भारत अपनी लैंडिंग नहीं करवा पाया वहां पे सफलतापूर्वक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को अभी हाल ही में डीकमीशन किया गया? मित्रों, भारत का जो आईएनएस राजपूत है उसको हाल ही में डीकमीशन किया गया है। ये युद्धपोत क्या है, पहले तो ये युद्धपोत देखिए। ये युद्धपोत है आईएनएस राजपूत, जो भारत की सेना में, नौसेना में अभी 41 साल तक इसने सर्विसेज दी हैं। ये डिस्ट्रॉयर है आईएनएस राजपूत, और 41 साल की सर्विसेज के बाद में इसको डीकमीशन यानी इसको हटाया जा रहा है, ठीक है। 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था। जब किसी भी ऐसे जहाज को, युद्धपोत को लाया जाता है उसको कमीशन करना कहते हैं, और जब इसको हटाया जाता है उसको डीकमीशन करना कहते हैं। तो अभी एक छोटे से कार्यक्रम के तहत इस युद्धपोत को डीकमीशन किया गया है। अब ये अपनी सेवाएं आगे भारतीय आर्मी को नहीं देगा। तो नाम क्या है? आईएनएस राजपूत। हाल ही में पिनराई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मित्रों, पिनराई विजयन ने एलडीएफ की मुख्यमंत्री, मतलब पार्टी की तरफ से चुने गए हैं। केरल के ये दूसरी बार सीएम बने हैं। केरल के ये दूसरी बार इनको सीएम बनाया गया है। पिनराई विजयन को, पी विजयन का पूरा नाम है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से ये चुने गए हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है के विजयन से ज़्यादा, वो वहाँ की शिक्षा मंत्री, क्योंकि पिछली बार शिक्षा मंत्री थी के शैलजा, उनको हटा दिया गया है और नई शिक्षा मंत्री वी शिवाकुट्टी को यहाँ पे नया लगाया गया है। ये पिनराई विजयन। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने उनको शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। दोस्तों, ये दूसरी बार इन्होंने अपने पद पे पद ग्रहण किया है। ये पहली बार है जब वहाँ पे, हर साल क्या होता है कि वहाँ पे सरकार चेंज होती है। इस बार लगातार एलडीएफ की दूसरी बार सरकार चुनी गई है। हाल ही में किस राज्य ने में ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित किया है?
मित्रों, राजस्थान ने अभी हाल में ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित किया है। कोरोना के बाद में जो स्पेशली वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं, यानी शुगर के लोग जिनको ब्लैक फंगस हो मतलब कोरोना हुआ है, उनके लिए ब्लैक फंगस काफ़ी खतरनाक बीमारी होगी। इसमें आँखों को और अपने मुंह वाले जो हिस्से पे है ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और बाजार में इसके इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। तो अभी सेंटर की एडवाइजरी पे 4 स्टेट ने अभी तक इसको महामारी घोषित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छी चीज है जो आईसीएमआर द्वारा किस कंपनी को कोरोना को घरेलू टेस्ट किट बनाने की परमिशन दी है। मित्रों, अभी कोरोना का एक घरेलू टेस्ट किट लॉन्च किया गया है माई लैब के द्वारा। माई लैब के द्वारा कोरोना का एक घरेलू टेस्ट लॉन्च किया गया है जो 250 रुपये का होगा। उसमें आप घर पे 15 मिनट के अंदर, घर के अंदर ही 15 मिनट के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। इसको नाम दिया गया है कोविसेल, और ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और जल्द ही ये किट मार्केट में अवेलेबल होगा, जिससे आप अपने घर बैठ के टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। आईसीएमआर ने इसकी परमिशन दी है। मित्रों, आईसीएमआर का गठन जो है 1911 में किया गया था इनिशियली, और 1949 में इसका नाम आईसीएमआर कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारत के अंदर जो बायोलॉजिकल अनुसंधान जितने होते हैं उसका जो कार्यक्रम है वो आईसीएमआर देखता है। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं, तो उसका नाम है गौतम अडानी। मित्रों, गौतम अडानी ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। नंबर 1 पे ऑलरेडी मुकेश अंबानी चल रहे हैं। तो भारत के दोनों व्यक्ति, मुकेश अंबानी जो रिलायंस समूह के मालिक हैं वो नंबर 1 पे हैं, और गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक हैं जो नंबर 2 पे हैं। गौतम अडानी ये हैं गौतम अडानी, और इनकी ये सारी कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, ये सब इनकी कंपनियां हैं। और अब इनकी जो पिछले साल से इनकी ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी से बढ़े, मतलब इनके शेयरों की प्राइस बढ़ी है। जैसे मैं आपको बात करूँ अडानी एंटरप्राइजेज की, तो ये पिछले साल इनका शेयर था 1200 रुपये का, अब ये बढ़ के 1300 का हो गया। इसकी वजह से इन सब शेयरों की जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, इनकी वजह से इनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई है, और ये अब एशिया में दूसरे स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। आप सब लोग से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उतना हो सके, और रोज मॉर्निंग के अंदर हमारा करंट अफेयर आता है। आपकी ये 10 से 15-20 मिनट की डोज है वो आपका पूरे दिन का करंट अफेयर अपडेट कर देगी। मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। रेगुलरली हमारा जो वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको जितनी भी जॉब से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब्स, नई जॉब्स हों, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, सिलेबस हो, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।